जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महावीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसके जन्म को लेकर, परिवार को लेकर भारतीय सेना के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। एक ऐसा गुमनाम महावीर जिसने 1948 में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस महावीर को उसकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में बात करेंगे इस महावीर की गुमनाम कहानी की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी बड़ी खबरें जो तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाने का काम करती हैं। पहली बड़ी खबर तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है। तीनों सेनाओं में थिएटर कमांड को लेकर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। साल 2024 के आखिर तक थिएटर कमांड की घोषणा होने की बात की जा रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़े काम की शुरुआत की है। तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल, समन्वय बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके लिए अब आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के जो अलग अलग युद्धाभ्यास होते हैं उन्हें एक साथ करने की तैयारी की जा रही है। इसी दिशा में अगले साल की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के वायुशक्ति युद्धाभ्यास में नौसेना और भारतीय सेना के भी एलिमेंट होंगे, यानी कि तीनों सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगी। इसी तरह से आने वाले दिनों में भारतीय सेना के युद्धाभ्यास में नौसेना और वायुसेना भी शामिल होगी। इसी तरह से नौसेना के युद्धाभ्यास में सेना और वायुसेना भी शामिल होगी, क्योंकि थिएटर कमांड बनाने के पीछे असल मकसद यही है कि युद्ध के मोर्चे पर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा फैसला किया गया है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में मुंबई में पश्चिमी मोर्चे पर नौसेना, सेना और वायुसेना के बड़े आर्मी कमांडर एक साथ बैठक भी करेंगे। इसलिए थिएटर कमांड से पहले तीनों सेनाओं के बीच में हर स्तर पर, ऑफिस से लेकर युद्ध के मोर्चे पर, बेहतर तालमेल और समन्वय कायम किया जा रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान लगातार अलग अलग कमांड में जाकर, तीनों सेनाओं की जो कमांड है, 17 से ज़्यादा कमांड है, उनमें जाकर अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं। और इसी दिशा में तीनों सेना प्रमुख भी अब अपने आला अधिकारियों को, जूनियर अधिकारियों को थिएटर कमांड और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल को लेकर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के कमीशन के समय इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ ही समय में आईएनएस विक्रांत पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की लैंडिंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले एलसीए नेवी की लैंडिंग हुई, जो देश का बना हुआ स्वदेशी लड़ाकू विमान है। उसके बाद MiG-29K लड़ाकू विमान ने लैंडिंग की। न सिर्फ दिन के वक्त बल्कि मिडनाइट यानी कि आधी रात के वक्त भी MiG-29K ने आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग की। और अब MH-20 रोमियो जो घातक हेलीकॉप्टर है, उसने भी आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग की है। तो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। उससे पहले आईएनएस विक्रांत पर इसकी सफल लैंडिंग हुई है। इस तरह से अब आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ हो रहे हैं। इस तरह से आईएनएस विक्रांत न सिर्फ दिन और रात के वक्त भी इस तरह के एयर ऑपरेशन कर सकता है, और इससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ से आईएनएस विक्रांत की मार क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वो किसी भी समुद्र के मोर्चे पर इस तरह के एयर ऑपरेशन आसानी से कर सकेगा। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो नौसेना से ही जुड़ी हुई है। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के वक्त जिस तरह से एक गुमनाम बोट की वजह से बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अब मोदी सरकार लगातार समुद्री मोर्चे पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसी दिशा में करीब 3.5 लाख जो मछुआरे हैं उन्हें फ्री ट्रांसपोंडर बांटे गए हैं, उनकी शिप पर ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे सैटेलाइट के जरिए इन बोटों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। जो फिशिंग बोट हैं, छोटी छोटी बोटें हैं, पूरी समुद्री मोर्चे पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई हैं, जहां से किसी भी घुसपैठ और आतंकी हमले का खतरा रहता है। ऐसे में इन
टू वेज कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर के ज़रिए जो मछुआरा है वो अपनी जानकारी नेवी तक, नौसेना तक, कमांड सेंटर तक पहुंचा सकता है और इसी प्रकार कमांड सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस तरह के टू वे कम्युनिकेशन के ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं। करीब 3.5 लाख से ज़्यादा मछुआरों की वोटों पर ये ट्रांसपोंडर पहली बार स्थापित किए गए हैं, जो कि समुद्री मोर्चे पर सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। तो इस तरह से आने वाले दिनों में 26/11 जैसे किसी भी बड़े आतंकी हमले को रोकने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और जिसे भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड मिलकर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। डिफेंस डायरी में बात अब भारतीय सेना के एक ऐसे गुमनायक नायक नरसिंह की कहानी, जिसके बारे में भारतीय सेना के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका जन्म कब हुआ, लेकिन उनकी वीरता की कहानी बहुत अनोखी है। नायक नरसिंह ने 1948 में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। देश पर उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। नायक नरसिंह के जन्म को लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन नायक नरसिंह का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ। उनके पिता उत्तम सिंह थे, माँ सरुली देवी थी और वो कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद अलग अलग मोर्चों पर उनकी तैनाती रही और साल 1948 में उन्हें जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। उनकी कुमाऊं रेजिमेंट को 4 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें वो नायक थे, उसे जम्मू कश्मीर में तैनाती मिली। 31 मई 1948 को 4 कुमाऊं के एक सेक्शन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और जम्मू कश्मीर के एक पहाड़ी इलाके में ऊंची पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को पीछे खदेड़ने, मार भगाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। लेकिन क्योंकि दुश्मन बड़े हथियारों के साथ पहले ही पहाड़ी पर बैठा हुआ था और उसने वहाँ पर बंकर बना लिए थे, देवदार के घने ऊंचे जंगलों के बीच में संकरी सी खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर जाना था। ऐसे में जब 4 कुमाऊं की इस सेक्शन की जिम्मेदारी नायक नरसिंह को दी गई, वो शुरुआती हमले के दौरान ही घायल हो गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया घायल होने के बावजूद। और क्योंकि दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ था, दुश्मन के पास एडवांटेज था। एमएमजी और मोटार की टुकड़ी के साथ उसने पहाड़ी पर कब्जा किया हुआ था। करीब 5 से 6 घंटे की चढ़ाई के बाद नायक नरसिंह और उनकी टीम उस पहाड़ी तक पहुंचने के करीब पहुंची। सुबह 5:30 बजे के अंधेरे में उन्होंने इस ऑपरेशन की शुरुआत की और उस दौरान नायक नरसिंह को शुरुआती हमले में उनके कंधे पर गोली लग गई। उनके कंपनी कमांडर ने उन्हें पीछे हटने को कहा, वापस लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपनी टुकड़ी को कुमाऊं रेजिमेंट के जोशीले नारों से मोटिवेट करने का काम किया और वो आगे बढ़ने का उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने तेजी के साथ उस बंकर की तरफ वो बढ़े जहां पर एमएमजी से दुश्मन उनकी टुकड़ी पर फायरिंग कर रहा था और उन्होंने कूदकर उस अपने राइफल पर लगी संगीन से एमएमजी पर तैनात दुश्मन के जवान को मौत के घाट उतार दिया और उस एमएमजी पर कब्जा कर लिया। इस तरह से उन्होंने अपने बाकी साथियों पर होने वाली सीधी फायरिंग को बचा लिया। सुबह 5:30 बजे जिस मिशन पर वो आगे बढ़े थे, लगभग दिन के 11:30 बज चुके थे। गोली लगने की वजह से वो घायल थे, लगातार खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे और उन्होंने एमएमजी पर कब्जा करने के बाद बंकर में तैनात दुश्मन के दूसरे जवानों पर धावा बोल दिया। उनके बाकी सैनिक भी पीछे से पहुंचे और उन्होंने बंकर में मौजूद दुश्मन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, बंकर को नेस्तनाबूद करने का काम किया और इस तरह से इस ऊंची पहाड़ी पर जिस मिशन के लिए उन्हें भेजा गया था, उस मिशन को उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उसके बाद वो घायल अवस्था में वहीं पर पड़े रहे, उसी बंकर के अंदर मौजूद रहे जब तक कि पीछे से उनकी बाकी टुकड़ी के जवान नहीं पहुंचे। और जब
उनकी बाकी टुकड़ी के जवान वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के बावजूद नायक नरसिंह की उंगली उसी एमएमजी गन पर जकड़ी हुई है जो उन्होंने दुश्मन से छीनी थी। इस तरह से एक नायक के तौर पर नायक नरसिंह ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए भारतीय सेना के जवान जाने जाते हैं। शुरुआती हमले में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने अधिकारियों के निर्देश को नहीं मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ऊंची पहाड़ी पर जहां उन्हें मालूम था दुश्मन लगातार बंकर से एमएमजी मोटार से फायरिंग कर रहा है, वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन पर धावा बोला बल्कि अपने बाकी साथियों के भी प्राणों की रक्षा की, क्योंकि वो अपनी कंपनी के टीम लीडर थे। इस तरह से नायक नरसिंह ने भारतीय सेना की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सेना के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। नायक नरसिंह सही मायनों में नायक साबित हुए और उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से इस इलाके की इस महत्वपूर्ण ऊंची चोटी को मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तानी सेना कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले कर रही थी और इसी कड़ी में भारतीय सेना के सैकड़ों जवान और अधिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ने का काम किया और जम्मू कश्मीर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी भूमिका में नायक नरसिंह ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। भले ही उनकी ये कहानी अनसुनी हो, गुमनामी में हो, लेकिन उनकी वीरता की कहानी सही मायनों में सबसे अनोखी है और इसीलिए उनकी इस वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात आज हमने नायक नरसिंह की। अगले अंक में बात करेंगे एक और महावीर की, एक और ऐसे महायोद्धा की अनसुनी कहानी की जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जय हिंद।